उसकी पीठ में छुरा भोंकने वाला ये माफ न कर सके ऐसा पाप है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है दलित, पिछड़े, आदिवासी इनका आरक्षण छीन करके माइनॉरिटी के नाम पर अपने वोट बैंक को दे देना। और मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, मेरे पास मजबूत उदाहरण है। और इसलिए मेरे भाई बहन, आप घर घर हर एक आदिवासी परिवार को समझाइए। और मेरे आदिवासी समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप समाज को जगाइए। ये कितना बड़ा संकट कांग्रेस वाले लेकर के आए हैं। अब उन्होंने क्या किया, कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया। और उन्होंने कहा रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान लोग हैं उन सबको रातों रात ओबीसी बना दिया। एक ऑर्डर निकाल दिया, मुख्यमंत्री ने थप्पा मार दिया। अब हुआ क्या, जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा ये रातों रात ओबीसी बन गए, उन्होंने लूट लिया। अब बताइए, ये वो आदिवासियों के लिए करना चाहते हैं, वो दलितों के लिए करना चाहते हैं, और ये कर्नाटका का मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के लिए। और मैं गंभीरता से कह रहा हूं, ये महाअघाड़ी आरक्षण का महापक्षण का महाअभियान चला रही है। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण बचाने के लिए मोदी महारक्षण, महारक्षण का महायज्ञ कर रहा है। मैं पिछले 17 दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहा हूं। मैं कांग्रेस से पूछा कि वो लिख कर दें कि वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण उसके टुकड़े करके एक टुकड़ा मुसलमान को नहीं बांटेंगी। मेरा सवाल सही है कि गलत है भाई? सही है कि गलत है? अब वो ये मुसलमानों को देना चाहते हैं और कांग्रेस जवाब भी नहीं देती है। सच बोलो ना भाई कि हम नहीं देंगे। इसका मतलब ये इनका हिडन एजेंडा है, आपका हक लूटने का खेल है भाई। मेरे इस चैलेंज पर कांग्रेस की चुप्पी थी, यानी दाल में काला है। ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर कितना ही झूठ फैला लें, आपके पास मोदी का भरोसा है। आपके पास मोदी की गारंटी है। और आप लिख के रखिए, मोदी जब तक जिंदा है, मोदी जब तक जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी में से आरक्षण का रत्ती भर भी हिस्सा मैं किसी भी धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता है। और देशवासी, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं,
और दायित्व के साथ कहना चाहता हूं, वंचित का जो अधिकार है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वंचित का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। मोदी की चौकीदार में जब मोदी जैसा चौकीदार हो, किसने अपनी मां का दूध पिया है जो आपका हक छीन सकता है? साथियों, हम तो माता शबरी की पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी आदिवासी समाज को सम्मान नहीं दिया और नहीं मिलने दिया। आदिवासी क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई में इतने बलिदान दिए, लेकिन कांग्रेस ये बलिदान की बात मानने को तैयार नहीं है। आजादी की लड़ाई का पूरा श्रेय कांग्रेस केवल एक परिवार को ही देती रही है। ये भाजपा है जो देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर म्यूजियम बनवा रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि हमारे पूर्वज आदिवासियों ने देश के लिए कितने बड़े बलिदान दिए थे। साथियों, आप सभी जानते हैं, भाजपा ने, एनडीए ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया और पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन आपको याद रहना चाहिए, वो कौन लोग थे जिन्होंने आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का चुनाव हराने के लिए रात दिन एक कर लिए थे? वो कौन थे? ये कांग्रेस वाले थे, जिन्होंने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए रात दिन एक किया था। और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्यों किया? और इसकी एक वजह अभी 2-3 दिन पहले ही खुली है। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं ना, उनके गुरु अमेरिका में रहते हैं। ये कांग्रेस के शाहजादे के एक गुरु अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने भारत के लोगों पर रंगभेदी टिप्पणी की है। रंग के आधार पर भेद, ऐसा गंभीर आरोप लगाया है। अरे, जिनका रंग भगवान कृष्ण जैसा होता है, कांग्रेस उन्हें अफ्रीकन मानती है। और इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने, उन्हें ये मंजूर ही नहीं था। आप लोग बताइए, यहां जो भगवान कृष्ण के रंग वाले हैं, क्या वो सब अफ्रीकन है क्या? क्या ये अपमान है कि नहीं है? क्या आदिवासी समाज का अपमान, इसका बदला लेने के लिए ये रंगी की बातें कर रहे हो? साथियों, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा कितना खतरनाक है। ये शहजादे के गुरु ने
इसका भी खुलासा किया है। ये शहजादे के गुरु ने अमेरिका से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण और रामनवमी का उत्सव ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, भारत के विचार के खिलाफ है। उन्होंने यहां तक कह दिया, मोदी मंदिर जाता है वो भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। कांग्रेस मेरा मंदिर जाना भी भारत विरोधी है। बताइए भाई, क्या मंदिर जाना ये देशद्रोह है क्या? जरा आप बताइए, देशद्रोह है क्या? क्या ये भारत विरोधी काम है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं? आप कांग्रेस की मानसिकता देखिए। ये राम के देश में राम मंदिर को देश विरोधी बता रहे हैं। ये तुष्टीकरण के लिए सरकारी इफ्तारी करने वाले लोग, ये आतंकवादियों की कब्रों को संवारने वाले लोग, ये हम सबके प्रभु राम और जिनका राम मंदिर जहां हम जाते हैं उस राम मंदिर जाने को देश विरोधी बता रहे हैं। मेरे भाई बहन, हम तो माता सबरी के पुजारी हैं। ये इंडी गठबंधन हमला ये मोदी पर नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की आस्था पर है। ये हमला आप पर है, ये मेरे देश के आदिवासियों पर हमला है। कांग्रेस पार्टी देश से हिंदू आस्था को मिटाने का षड्यंत्र कर रही है। साथियों, प्रभु श्री राम जीवन के उच्चतम आदर्शों, महानतम गुणों और सुंदरतम मूल्यों के महासंगम है। भारत के अस्तित्व का आधार राम से है और भारत के भविष्य का प्रेरणा पुंज भी प्रभु श्री राम है। यही महाराष्ट्र की धरती पर ये संत आवाज उठी थी, विश्वाचा विश्राम रे, स्वामी माजा राम रे। अर्थात मेरे राम तो पूरे विश्व के विश्राम है, आश्रय है। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस पार्टी वाले आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। भगवान श्री राम की सीख है, परहित सरीस, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों की सेवा से, परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और किसी को पीड़ा देना ही सबसे बड़ा पाप है। ऐसे प्रभु राम को शहजादे, उनके गुरु और कांग्रेस पार्टी इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। हमारे राम कहते हैं, कोमल चित दिनह पर दाया, मन वच क्रम ममा भगति अमाया। अर्थात जो दीन दुखियों की पीड़ा को जानता है, महसूस करता है, वही मेरा भक्त है।
ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है और ये भगवान राम की ही शिक्षा है। धर्मुनु दुसुर धर्मो न दुसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना अर्थात सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हैदराबाद की चुनावी लड़ाई में अमरावती की जो सांसद है नवनीत राणा, उनका वो 15 सेकंड वाला बयान जिस पर कल हमने यहां इसी शो में चर्चा की थी और गर्मा गया है। असदुद्दीन ओवैसी कल नवनीत राणा के बयान पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब ओवैसी ने एक चुनावी रैली में गियर बदलते हुए बेहद आक्रामक अंदाज में हमला किया है बीजेपी पर। उन्होंने छोटा यानी अकबरुद्दीन ओवैसी तोप है ये कहा। दरअसल छोटा इसी नाम से कल नवनीत राणा का वो बयान सामने आया था जिस पर वो अकबरुद्दीन ओवैसी पर निशाना साध रही थी, और आज उसी छोटे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का ये जोरदार पलटवार। मेरा छोटा भाई सालार का बेटा, बहुत मुश्किल से समझा कर बिठाना पड़ता है, छोटे को छोड़ दिया तो फिर तुम ही संभलना। तो इस तरीके से ये आक्रामक तेवर, क्या ये डराने और धमकाने का अंदाज है असदुद्दीन ओवैसी का? ये सवाल पूछा जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी का ये आक्रामक अंदाज और बयान सुनिए जरा। जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। हाँ, अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड। मुर्गी का बच्चा हूं मैं? हाँ, 15 सेकंड का थे। बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये? क्या है यहां पर? कोई कानून नहीं है भारत में? पुलिस क्या वो आईपीसी का नहीं है? कोई भी आ रहा बोल के जा रहा। तो गुस्सा भी, नाराजगी भी और आक्रामक तेवर भी और एक तरीके से जबरदस्त पलटवार भी असदुद्दीन ओवैसी करते हुए सुनाई दिए अपने इस बयान में। ओवैसी अमरावती से बीजेपी कैंडिडेट नवनीत राणा के दरअसल जिस बयान को लेकर भड़के हुए नजर आ रहे हैं, वो बयान भी आपको सुनना चाहिए। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। तो ये वो नवनीत राणा का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि 15 सेकंड पुलिस को हटा दो तो पता नहीं चलेगा दोनों भाई कहां से आया कहां गया। एबीपी न्यूज से इसी बयान की प्रतिक्रिया पर बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा के बयान को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला भी बोला था। सुनिए जरा। नवनीत राणा आपके पार्लियामेंट्री क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थी। 15 मिनट वर्सेस 15 सेकेंड, इस बयान को कैसे देखते हैं? 15 सेकंड पुलिस हटा दो पहले। भाई आप 15 सेकंड क्यों, आप 15 मिनट 15 घंटे ले लीजिए ना। मोदी जी से कह दीजिए कि हमको 15 घंटे चाहिए, ले लीजिए, हम आ जाते हैं हमारे परिवार को लेकर। क्या करेंगे आप जो पीलू खान से किए, अखलाक से किए, रकबर से किए,
आपने जो किया है आप वही करना चाहेंगे, कर दीजिए, हम आएंगे। चलिए, हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कोई इंसानियत बाकी है या नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई इस तरह की बकवास बक रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ देखेगा, यहाँ की लोकल पुलिस कुछ देखेगी, और अगर हम यही बात अगर हम कर देते तो क्या होता अब तक। इनको 15 सेकंड नहीं, हम बोल रहे आप 15 घंटे या 1.5 घंटा ले लीजिए। कहाँ पे आना बोलिए, हम आते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, हम भी देखना चाह रहे हैं अब क्या करेंगे। और देखिए, बड़ी खबर आ रही है। ये जो बात अभी कह रहे थे ना असदुद्दीन ओवैसी, ये कल बयान दिया था उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कि साहब क्या एक्शन हुआ है। तो नवनीत राणा को लेकर बड़ी खबर ये कि उनके खिलाफ हैदराबाद का शादनगर थाना है जहां केस दर्ज कर लिया गया है। चुनाव आयोग की शिकायत के बाद सांसद नवनीत राणा के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। नवनीत राणा ने टिप्पणी की थी, कांग्रेस को वोट देना पाकिस्तान को वोट देना जैसा है, जिसको चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। अच्छा, ये नवनीत राणा ने ये बयान भी दिया था हैदराबाद में जब वो प्रचार करने के लिए पहुंची थी माधवी लता के लिए कि कांग्रेस को वोट देना बेकार करना है अपने वोट को। कांग्रेस को वोट देना मतलब जैसे पाकिस्तान को आप वोट दे रहे हो। सुनिए जरा रोड शो में क्या कहा था नवनीत राणा ने। इसको वोट देना मतलब पाकिस्तान को वोट देना है, क्योंकि पाकिस्तान से जो नारा आ रहा है राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, राहुल गांधी को लाओ और फिर से इस देश में हमला करवाओ, इस तरीके की राजनीति कांग्रेस पक्ष कर रही है। तो ये 15 सेकंड पुलिस को हटा लो, फिर दोनों भाई का पता नहीं चलेगा कहां से आया कहां गया, वो वाले बयान पर नहीं, बल्कि कांग्रेस को वोट देना मतलब पाकिस्तान को वोट देना। ये जो बात नवनीत राणा ने कही थी, बीजेपी सांसद जो उम्मीदवार भी हैं बीजेपी की इस बार अमरावती से, इस मामले में चुनाव आयोग ने शिकायत करवाकर ये थाने में, शादनगर थाने में हैदराबाद के केस दर्ज करवाया है। खैर, हम जरा आ जाते हैं आज जिस तरीके से आक्रामक पलटवार असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया जा रहा है। अभय सर, आपसे शुरुआत करूंगी। कल तक तो असदुद्दीन ओवैसी ऐसा लग रहा था कि थोड़ा डिफेंसिव पर है, मतलब वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे कि साहब 15 सेकंड क्यों मांग रही हैं, 15 मिनट 15 घंटे ले लें, क्या करेंगे हमारा, जो अखलाक के साथ किया, जो पहलू खान के साथ किया। लेकिन अब जो ताजा बयान आ रहा है उसमें तो बहुत एग्रेशन कह रहे हैं। बताओ, खुली छूट दे दूं क्या बैटिंग करने की, फिर संभाल लेना छोटे को। देखिए, आमतौर पर राजनीतिक नेता जो होते हैं वो 2 घोड़ों की सवारी करते हैं, मतलब 2 तरफी चाल चलते हैं। लेकिन ये जो ओवैसी परिवार है, ये 2 घोड़ों की नहीं, 2 अलग अलग लोग 2 अलग अलग घोड़ों की सवारी इसमें करते हैं। इसमें जो छोटा भाई है वो लगातार एक आक्रामक सांप्रदायिक भाषा बोलता है ताकि मुसलमानों को अपने इलाके के उसी तर्ज पर गोलबंद कर सके, और उसकी राजनीति भी उस इलाके में सीमित भी है, वो उससे बाहर निकलता भी नहीं है। और ये राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते हैं, उस इलाके से बाहर की राजनीति करना चाहते हैं, संविधान परस्त भाषा बोलते हैं, नरम बैरिस्टरी, इसको मैं बैरिस्टरी लैंग्वेज बोलता हूं, वो ये बोलते हैं। लेकिन इस भाषण में उत्तेजना में उन्होंने ये बता दिया है कि किस तरीके से ये एक जुगलबंदी है। उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैंने रोक कर रखा है। ये क्रिकेट भी खेलते रहे हैं ओवैसी साहब, बड़े बड़े भाई, मतलब आप कह रहे हैं कि इस बयान से दोनों भाइयों के बीच की जो जुगलबंदी है वो बिल्कुल स्पष्ट होकर निकल के आ गई है कि आप सांप्रदायिक भाषा बोलिए, हम संविधान परस्त भाषा बोलेंगे। ऐसे लोगों की ये जुगलबंदी है, ये अंततः हिंदू राष्ट्रवाद की जो राजनीति है उसको ही पानी देती है, और वही देती भी है हर जगह। इसी तरीके से राजनीति उसको इस्तेमाल करती है। कल वो प्रियंका गांधी कह रही थी कि साहब ये असदुद्दीन ओवैसी जो है ये बीजेपी की बी टीम है, ये नूरा कुश्ती चल रही है बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी। दोनों के बयान आप देखिए, नवनीत राणा का और असदुद्दीन ओवैसी का, मुझे तो वाकई ये नूरा कुश्ती लग रही है, क्योंकि हैदराबाद की उस सीट में दोनों अपने अपने पक्ष को पोलराइज करने में लगे हुए हैं। नवनीत राणा ने पाकिस्तान को ला करके या 15 सेकंड दे दीजिए, तो वो जो वहाँ का हिंदू वोटर है जो इनके वर्चस्व के खिलाफ है ओवैसी इसके, वो उसको पोलराइज करने का पूरा खेल किया। और ओवैसी साहब ने जवाब में पहले बड़ा नरमी बरती कि हम आ जाएंगे, जहाँ कहिए वहाँ आ जाएं, और उनको लगा होगा कि इस नरमी से मामला ठीक नहीं है, तो उन्होंने उसके बाद गर्मी में आ गए। वो आमतौर पर ये असदुद्दीन ओवैसी की भाषा नहीं है।
असदुद्दीन ओवैसी की भाषा, हम लोग कल भी बात कर रहे थे, वो बरिस्ट्री लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन उनको अब चूंकि उनके अस्तित्व का सवाल है, तो उनको लगा कि उनका जो वोट बैंक है, उनके जो समर्थक है, उनको गर्म भाषण चाहिए। बिल्कुल वो इस तो तरीके की उन्होंने भाषा बोलते हैं जिससे वो कानून के दायरे में बिल्कुल ना फंसे और हमेशा एकदम पॉलिटिकली करेक्ट। और ये एक तरह से धमकी जैसा मामला है। ये तो धमकी जैसा मामला भाई है। हम छोड़ देंगे तो संभाल लेना। ये जो बयान दिया है अभी असदुद्दीन ओवैसी का, जो हमने दर्शकों को सुनवाया, और वो नवनीत राणा वाले बयान में, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। अब तो मतलब नैतिक आधार ही खो दिया एएमआईएम ने ये कहने का कि साहब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। अब तो उधर कार्रवाई और इधर भी कार्रवाई, दोनों पर कार्रवाई। चुनाव आयोग को कैसे करनी चाहिए इस तरह के ओवैसी बयानों जी पर। पहली बार धमकी भरे अंदाज में नहीं बोले हैं। 2021 में उत्तर प्रदेश की चुनावी रैली पे भी उन्होंने धमकाया था और कहा था कि योगी और मोदी जब नहीं रहेंगे तो कौन बचाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी रैली में उत्तर प्रदेश में ये खुलेआम चेतावनी दी थी पुलिस वालों को और वहां के मतदाताओं को, यानी हिंदू मतदाताओं को। तो हैदराबाद में जो इस समय पर समस्या पैदा हो रही ओवैसी जी की, वो ये है कि 8 बार से उनके पिताजी सांसद थे, 5वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये खतरा महसूस हो रहा है कि यदि हम पोलराइजेशन नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में यदि हमारा वोट परसेंट गिरा तो हमारी एकाधिकार खत्म होगा। कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है, कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है, और इसी वजह से ये तलखियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव दो फर्क नजर आए आपको ओवैसी के, वो माइक के फर्क है। अच्छा। जैसे कि कल वो एबीपी के माइक पर जब बोल रहे थे तो वो सभ्यता का नकाब था उनका, लेकिन जब वो रैली में बोल रहे हैं तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सीधा दिल का संवाद कर रहे हैं, और जब वो दिल का संवाद होगा तो इसी भाषा में होगा जिस भाषा में ओवैसी बोलते हैं। बोल रहे थे तो दिमाग से बोल रहे थे, वो नफासत का नकाब से बोल रहे थे, कैलकुलेट करके बोल रहे थे। लेकिन जब जब चुनाव प्रचार में जाएंगे तो फिर वो चुनावी भाषा बोलेंगे, वो भाषा बोलेंगे जो फिल्मी अंदाज में वो। एक दूसरा किरदार जो नवनीत राणा का किरदार है, उसके ऊपर भी थोड़ा गौर करने की जरूरत है। इस पर विनोद जी ने ध्यान दिलाया है। नवनीत राणा पहले निर्दलीय सांसद थी। निर्दलीय सांसद किसके समर्थन से चुनी गई थी? एनसीपी, शरद पवार की पार्टी। शरद पवार की पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थन से चुनी गई थी। फिर उन्होंने प्याज खाना शुरू किया, मतलब अगर इस उदाहरण को दिया जाए, और अब जो भाजपा में उनके हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति में उनका जो प्रवेश हुआ है, उसमें वो सबसे ज्यादा उग्र होकर सांप्रदायिक राजनीति का हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान चालीसा का पाठ करने से उन्होंने शुरुआत की, सड़क पर बैठ कर किया था। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे लोग जो नए नए भाजपा में आते हैं वो बहुत ज्यादा जो पारंपरिक रूप से भाजपाई है उनसे भी ज्यादा सांप्रदायिक भाषा बोलते हैं, और उनका भाजपा की तरफ से इस्तेमाल भी किया जाता है योजना पूर्वक। क्योंकि आप लोग सब इस बात को लेकर सहमत हैं कि जब इस तरीके के भड़काऊ बयान सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक वर्ग जो है वोटर्स का, उसकी गोलबंदी होती है, जिसका फायदा राजनीतिक दलों को मिलता है। जो भी आपको हक मिले हैं इस किताब ने आपको हक दिए हैं। ये गांधी जी और अंबेडकर जी की देन है, और बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। और मैंने और अखिलेश जी ने निर्णय ले लिया है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है, और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए डिसीजन भाइयों और बहनों ले लिया गया है, जनता ने मन बना लिया है। आपने देखा होगा 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। 10 साल हजारों स्पीचें दी, अदानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर अब भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ,
इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको यह भी मालूम है कि अदानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी का, टेम्पो वाला। तो भाइयों और बहनों, अब बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगले 10-15 दिन में आप देखना, ये आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। आपको भटकना नहीं है। हिंदुस्तान के चुनाव में एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे से सारे के सारे मुद्दे निकलते हैं। मुद्दा भाइयों और बहनों ये है हिंदुस्तान का संविधान।